A very good morning, friends. You are listening to Jatin Verma. Let's analyze the editorials of the newspaper dated 19th of May 2017. Having a look at the quote of the day. आज की quote ये कहती है It's okay to have all your eggs in one basket as long as you can control what happens to the basket. तो यहाँ पे एलन मस्क की कोट है. एलन मस्क आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये बताइए कि इनकी कंपनी क्या कर रही है. वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है. मेंस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए पता नहीं इतना, लेकिन मेंस के लिए यस. तो अब इनकी कोट की बात करते हैं. पहले ये कहना चाह रहे हैं कि आप सारा स्टेक, अपना पूरा जोर एक ही चीज पे लगा सकते हो. यूपीएससी कर रहे हो तो पूरा कोशिश उसमें कर दो, अपने आप को स्कोप मत दो फेलियर का कि भैया अगर कोई डिग्री कोर्स कर लेते हैं, कोई और डिग्री कर लेते हैं, लॉ कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, ताकि साइड बाय साइड. यूपीएससी तो बहुत अनसर्टेन है. बैंकिंग का एग्जाम अप्लाई कर लेते हैं, पहले बैंकिंग निकालेंगे, फिर एसएससी, ये फिर ये सब एग्जाम निकालते रहोगे, ठीक है. जो आपका दिल कह रहा है ना उसको सीधे सीधे फॉलो करने लग जाओ. एज लॉन्ग एज आप सिर्फ अपने दिल की सुनोगे और आपके पास में एक ही दिल है. दिल एक है तो पता नहीं कितनों को बांटोगे. पंगा यहाँ पे ये है, अपनी पढ़ाई पे, अपने एम पे, जो आपको जिंदगी में करना है. देखो, इंसान अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा अपने काम को देता है, ठीक है. इफ यू लव योर वर्क, योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ. इफ यू डोंट लव योर वर्क तो फिर मतलब बाकी और किन्हीं भी चीज़ों से, किन्हीं भी इंसानों से प्यार हो, आप सुखी नहीं रह पाओगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको अपनी काम को देना है. तो उस हिसाब से पूरा स्टेक एक चीज़ में आप लगा दो, भले ही वो चीज़ कितनी डेंजरस है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप उस टोकरी की केयर कर सकते हो जिसमें वो चीज़ रखी गई है. टोकरी यहाँ पे क्या है? आपका दिल और दिमाग. जब दोनों एक दिशा में काम कर रहे हैं, कोई खतरा नहीं है. आगे बढ़ते हैं. तो एडिटोरियल्स पहले तो ये भी डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. ये अच्छा आर्टिकल है, कुछ पॉइंट्स है लेकिन अच्छे पॉइंट्स है, नाइस पॉइंट्स. ये अपहेल्ड, ये फैक्चुअल है, बेसिकली समराइज कर रहा है कि क्या हो रहा है. जो आज के फ्रंट पेज पे दिया है उसे समराइज कर रहा है. वेयर द जॉब्स आर, ये हमारे यहाँ पे इंडिया में जो जॉबलेस ग्रोथ का फिनोमेना है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे. ये ओपेड पेज 9 पे, शुड हिंदी बी दी सोल ऑफिशियल लैंग्वेज. तो देखो, इसमें लेफ्ट है, राइट है, फिर सेंटर है, डिबेट काइंड ऑफ है ये. हम इसका ये सेंटर वाला जो पार्ट है ना, ये मुझे मोस्ट रेलेवेंट लगा तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ. आप लोग थोड़ी तकलीफ उठाएं, ये खुद की हिंदू की ऐप खोलो जो आपने एंड्रॉयड में कहीं पे भी सेव करी है, उससे ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है. ये आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं. तो मुझे ये पढ़ते पढ़ते नींद आने लग गई थी, इसलिए मैंने इसे डिस्कस नहीं किया है, ठीक है. तो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, लेकिन हाँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ सकते हो इसे, तो मैं छोड़ रहा हूँ. और ये है यहाँ पे नीचे एक छोटा सा आर्टिकल है, हिंदी लोकसभा एम्बिट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने डिस्कस करी हैं. अगर कोई ऐसे लिखना हो ट्रिपल तलाक पे कि कैसे और भी इसे डिस्कस करेंगे तो तब बता दूंगा पॉइंट्स. तो चलो आगे चलते हैं. अभी एडिटोरियल एडिटोरियल 1 जो है, आईसीजे ने कुलभूषण जाधव वाले जो केस में है, रिजेक्टेड पाकिस्तान ओन ज्यूरिसडिक्शन टू टेक अप द केस. आईसीजे ने ये कहा है कि पाकिस्तान की अब उसमें कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि केस अब वो खुद की कंट्री में चला सके. दैट एंड इट्स क्लेम, पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था वहां पे कि 2008 का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपसी एक समझौता है, बायलैटरल एग्रीमेंट है, जिसके तहत दो कंट्रीज मतलब ये मुद्दे को खुद ब खुद डील करेंगी. तो लेकिन आईसीजे ने ये कहा है कि नहीं, ये मतलब ये मैटर तो चलेगा अब, क्योंकि आईसीजे के आगे आ गया है तो ये बायलैटरल मुद्दा साइड पे हो गया. एट दिस अर्ली स्टेज द कोर्ट वाज अनविलिंग टू लेट द डाउट्स ओवर ज्यूरिसडिक्शन ट्रम्प द लार्जर ह्यूमैनिटेरियन इशू. मतलब इस स्टेज पे आईसीजे ने ये कहा है कि ज्यूरिसडिक्शन का जो मुद्दा है कि किसके मतलब कार्य क्षेत्र में आता है, पाकिस्तान खुद डिसाइड करेगा या आईसीजे करेगा, वो साइड पे हो जाता है, जबकि इंसानियत का मामला यहाँ पे आ गया, ठीक है, मिस्टर जाधव की एग्जीक्यूशन का. तो एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी पे चढ़ाना, ठीक है. तो जब ऐसा मुद्दा है तो ज्यूरिसडिक्शन का मुद्दा फीका पड़ जाता है उसके आगे. It noted that irreparable prejudice would be caused if the court did not indicate provisional measures, especially in the absence of any assurance from Pakistan. तो आईसीजे ने ये कहा है जजेस ने कि क्योंकि पाकिस्तान ने कोई आश्वासन नहीं दिया है कि मतलब वो एग्जीक्यूशन नहीं करेगा इस केस में, तो ये इसके चलते ये जरूरी हो जाता है कि इर्रिपेरेबल प्रेजुडिस मतलब ये घोर अन्याय हो जाएगा इस हिसाब से अगर कोर्ट ने इंडिकेट नहीं किए प्रोविजनल मेजर्स, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ एनी एश्योरेंस फ्रॉम पाकिस्तान. कोर्ट ने इस मामले में ये इंडिकेट कर दिया जब तक कोर्ट की जजमेंट नहीं आ जाती तब तक मिस्टर जाधव वाले केस में आगे पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं होगी. तो ये प्रेजुडिस को ध्यान में रखते हुए इट मे अपीयर टू बी कंप्लीट विक्ट्री फॉर इंडिया
मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये एडिटोरियल्स देखो क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको क्यों पढ़ना जरूरी होता है कि ये समराइज करते हैं। मीडिया हाइप में क्या करता है, कोई मीडिया का न्यूज़पेपर उसके अगेंस्ट लिखता है, न्यूज़ के कोई फेवर में लिखता है, एडिटोरियल उसे समराइज कर रहा है कि देखो ऐसे लगे अखबार पढ़ के कि चलो ठीक है जाधव जी वाला ये मुद्दा है जो वो सुलझ गया। लेकिन अर्जेंसी एंड द कोर चार्ज दैट पाकिस्तान वायलेटेड द वियना कन्वेंशन। अभी ये कंप्लीट विक्ट्री लग रही है क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन अर्जेंसी कि वियना कन्वेंशन क्या है। वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर एक्सेस, इसकी डिटेल्स मैंने कोरा पे बहुत अच्छे से शेयर कर दी थी, ठीक है, तो वहां पे पढ़ लेना। कॉन्सुलर एक्सेस क्या होता है कि इंडिया के जो काउंसिल हैं वहां पे, जैसे कि एम्बेसडर होते हैं उनके नीचे काउंसिल होते हैं, तो अब मिस्टर जाधव को उनसे मिलने की, अपना पक्ष रखने की कि क्या हुआ था और कानूनन सहायता जो भी इंडियन काउंसिल वहां पे उन्हें दे पाएंगे उनके लिए अब एक्सेस देने के लिए आईसीजे ने ये कहा है, ठीक है, कि आपने उन्हें एक्सेस नहीं दिया पाकिस्तान ने, इसके चलते वियना कन्वेंशन को वायलेट किया है, उसका मतलब अवमानना करी है, तो इसके चलते आईसीजे ने उसके पाकिस्तान के खिलाफ क्रिटिसाइज किया उन्हें। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे लग रहा है कि विक्ट्री हो गई इंडिया की। किया सिर्फ क्या है कि आईसीजे ने ये कहा है कि आपने वियना कन्वेंशन को वायलेट किया है। However, this is a preliminary ruling. जैसे आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हो, ये प्रिलिमिनरी रूलिंग है, एंड ऑल इश्यूज आर ओपन फॉर एडजुडिकेशन एट द फाइनल स्टेज। तो आपकी जो रियल नॉलेज है चेक कब होती है, मेंस में, तो वैसे ही इनकी भी मेंस में पता लगेगा अभी जो केस जैसे जैसे आगे चलेगा। फॉर नाउ द कोर्ट हैज, प्री के नाम पे सारे जाग जाते हो, कहने की नीड नहीं है ना कि प्री का नाम ले दिया, आ गई 18 जून। फॉर नाउ द कोर्ट हैज टेकन इनटू अकाउंट द एलिगेशन ऑफ डिनायल ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस। मतलब अभी कोर्ट ने अपने संज्ञान में ये ले लिया कि कॉन्सुलर एक्सेस हाँ उन्हें नहीं दिया गया था, ये बात कोर्ट ने मान ली है, एंड रूल्ड दैट प्राइमा फेसाई दिस ब्रॉट द इशू विद इन द पर्व्यू ऑफ आर्टिकल 1 ऑफ ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द वियना कन्वेंशन। तो ये आर्टिकल 1 वहां पे शेयर्ड है, अगर नहीं है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, मैं भी चेक कर लूंगा बाय द वे, अगर भूल गया आर्टिकल खत्म होते होते तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक आध कोई बता देना, सारे मत पीछे पड़ जाना अभी। विच सेज डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेंशन वुड बी सब्जेक्ट टू कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आईसीजे। मतलब प्राइमा फेसाई, क्योंकि ये एलिगेशन जो डिनायल का है कि उन्हें ये एक्सेस मुहैया नहीं कराया गया, इंडियन दूतावास जो है उनसे मिलने नहीं दिया गया, कानूनन सहायता लेने नहीं दिया गया, इसके चलते ये जो मुद्दा है आर्टिकल 1 के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या कहता है वियना कन्वेंशन का, कि ये मुद्दा कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है आईसीजे की, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं जो बोल्ड लेटर्स में है, आर्टिकल 1 आपको रट्टा मारना है, ठीक है, तो ये है। Further, it has noted that there is no exception to the consular access rule for those allegedly involved in espionage. तो पाकिस्तान ने ये करने की कोशिश करी थी, यदि आप कोरा पे प्रोफाइल में पढ़ोगे, कोरा की प्रोफाइल का एड्रेस स्लाइड के एंड में दे रखा है, तो उसे 2 मिनट सुन लिया करो, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पे मैं शेयर करता हूँ। तो इसमें क्या है, कोई भी जासूसी यदि कर रहा है, ठीक है, उसमें लिखा गया आर्टिकल 3 में कोई जासूसी यदि कर रहा है तो उसे मतलब उसका मामला आईसीजे में नहीं जाएगा और उसको कॉन्सुलर एक्सेस भी प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। तो पाकिस्तान ने इसके पीछे छुपने की कोशिश करी थी कि क्योंकि जो कुलभूषण जाधव जी हैं वो शायद जासूसी कर रहे थे, ये एलिगेशन लगा के ये मामले को रफा दफा करा था कि हम उन्हें इंडियन दूतावास से मिलने नहीं देंगे वहां पे, ठीक है, तो ये चीज थी वहां पे। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिलने देना चाहिए। एज एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस पाकिस्तान इज नाउ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू ग्रांट कॉन्सुलर एक्सेस टू मिस्टर जाधव। तो अब उन्हें इंडियन दूतावास से मिस्टर जाधव को मिलने देना चाहिए, क्योंकि मतलब ये मॉरल एक रीजन आ गया है और इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है आईसीजे की जो प्रिलिमिनरी रूलिंग आई है। दो इट इज थियोरेटिकली पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू इग्नोर द आईसीजे's order and go ahead with its internal processes for the disposal of appeals and clemency petitions, it is unlikely to do so। मतलब थियोरेटिकली तो पॉसिबल है कि मतलब पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, आईसीजे के जो ऑर्डर है उसे इग्नोर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाए और कुलभूषण जी के मामले में मतलब कुछ भी होना पोनी कोई हरकत कर दे, ठीक है, मतलब अपने इंटरनल प्रोसेसेस, इंटरनल जुडिशरी, कोर्ट मार्शल और इनके चलते। लेकिन ऐसा है पाकिस्तान नहीं करेगा। सच अ कोर्स ऑफ एक्शन वुड अंडरमाइन इट्स इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसका क्रिटिसिज्म होने लग जाएगा, आलोचना होने लग जाएगी, इसके चलते पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। तो ये चीज़ है। अब ये देखिए नीदरलैंड्स में है ये हेग, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, आपका काम आपको लग रहा है आसान हो गया। आप ये आसपास के आइलैंड वाइलैंड देखोगे, ठीक है, और हेग में और कौन कौन से हेडक्वार्टर्स हैं। यूपीएससी बहुत तेज है कि मतलब कोई और हेडक्वार्टर होगा तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। बार बार मैं आपको कह चुका हूँ, ये नॉर्दर्न जो यूरोप है उसका क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है ये थोड़े से चेक कर लेना। यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है नॉर्दर्न यूरोप में, सिर्फ नीदरलैंड्स की नहीं कह रहा हूँ,
और चीज़ की। और चीज़ यहाँ पे बताओ, नीदरलैंड्स के साथ हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करा था, तो उसकी डिटेल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कल परसों कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया था, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल के लिए आई एम वेटिंग, नहीं तो जो भी बैकलॉग है न्यूज़पेपर्स का ये मैं क्लियर कर दूंगा 22 तक। मेरे को टाइम दो, 22 तक आई एम अ लिटिल बिजी, उसके बाद में एवरीथिंग विल बी क्लियर, राइट। तो ये चीज़ है। एडिटोरियल 2 पे आते हैं, वेयर द जॉब्स आर, इसका टाइटल है। और इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट इंडिया एडिड जस्ट 1.35 लाख, 1,35,000 नौकरियां बनी है 120 करोड़, 1,130 करोड़ लोगों के देश में, ठीक है। इन दी 8 लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स इन 2015 कंपेयर टू 9.3 लाख, पहले 9,30,000 बनी थी 2011 में। फैक्चुअल डिटेल्स आपके लिए, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ग्रू स्टेडीली फ्रॉम 3.8% इन 2011-12 टू 5% इन 2015-16। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डिटेल प्री में मेंस में लिखने के लिए, सॉरी। न्यू नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की वेट करी जा रही है, ठीक है, इस साल के एंड में आएगी। एंड फोकस ऑन शिफ्टिंग जॉब्स फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर। अब देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर है, ये तो ठीक है, आपने आंख बंद कर ली। अब क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, इसकी डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट हैं दोनों की, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में, कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। नीति आयोग too has dismissed concerns over the jobless growth, saying the real problem is underemployment। मतलब नीति आयोग ने भी ये नजरअंदाज करने की कोशिश करी है कि ऐसा कोई आपत्ति नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। मतलब कि यदि किसी आदमी की काबिलियत है 20,000 कमाने की, उसे 15,000 दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं rather than unemployment. Nevertheless, this month the government set up a high-level task force headed by Niti Aayog Vice Chairman Arvind Parnagaria to obtain reliable data on employment trends। देखो, आपके लिए क्या है, जो भी आप कोई किताब पढ़ते हो उसमें कुछ ये डिटेल फाइंड आउट करना कि 1991 के बाद क्या एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो ये जॉबलेस ग्रोथ का फिनोमिना है या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा है, घटा है, क्या क्या ट्रांजिशंस हो रही हैं। मतलब समझ रहे हो, प्राइमरी सेक्टर से हम सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, कहने का मतलब है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर की तरफ जो ग्रोथ होने लगी, एकदम से प्राइमरी की तरफ जंप होने लगे, वो कब से होने लगा, ये फिनोमिना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने ये जंप तो कर दिया था कि मतलब प्राइमरी से डायरेक्ट हम सर्विस सेक्टर में चले गए थे, ट्रांसपोर्ट, कॉल सेंटर, बीपीओ, इन्फोसिस, ये सब में, ठीक है। अब उसकी जो खामियां हैं अब देखने को मिल रही हैं, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप नहीं करा, ठीक है। तो ये चीजें हैं मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप। देखो, 2-3 व्यू पॉइंट्स हैं, अगर यहाँ पे शेयर करना चाहूँ तो टाइम ज्यादा लगेगा, बाद में अफसोस मत व्यक्त करना कि 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर है। तो यहाँ पे क्या है कि सर्विस सेक्टर ने जो सॉफ्टवेयर, जो भी मतलब ऑटोमेशन डेवलप किया, वो अब जब मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, ठीक है, अप्लाई किया जा रहा है रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, उसके चलते क्या हो रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग में अब एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज कम होते जा रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है। दूसरी चीज ये है, हम मैन्युफैक्चरिंग बेस को यदि डेवलप करते, सर्विस सेक्टर कब तक इसे सस्टेन कर लेगा। कितने लोग आप ट्रांसपोर्ट में लगा दोगे जब माल ही नहीं बन रहा, कहने का मतलब ये है। कितनी कंपनियां आप कंपनी, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस, वो कितने सॉफ्टवेयर्स बना लेगी, क्या करेगी सॉफ्टवेयर्स का, जब मैन्युफैक्चरिंग में जो रियल बेस होता है एक इकोनॉमी का, मैन्युफैक्चरिंग बेस, जब वो ही नहीं है। आफ्टर ऑल सारा कुछ तो ये जो गुड्स बनती हैं, सर्विसेज ठीक है, गुड्स जो बनती हैं उनके अराउंड रिवॉल्व करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, ये सब, ठीक है। बैंकिंग सर्विसेज, पैसे कोई क्या करने जाएगा। आपने देखा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब कारोबार ही नहीं था, कारोबार ही नहीं है तो कोई क्या करेगा सर्विसेज का, सॉफ्टवेयर का कोई क्या करेगा। उस टाइम पे बैंकिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी ओवरऑल, उस टाइम ओवरऑल वहां पे डाउन टर्न देखा गया। वो जो 2-3 महीने थे, 8 नवंबर 2016 से 31 जनवरी 2017 तक। तो ये चीजें हैं, इसके चलते अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है आपको वो स्टडी करना है। फिर उसके अंदर एक और कंपोनेंट आता है, सब कंपोनेंट, कि पब्लिक सेक्टर का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटा है या बढ़ा है 1991 के रिफॉर्म के बाद। ये जो लिबरलाइजेशन का रिफॉर्म इंडिया में किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, तो उसके बाद में ये घटा है या नहीं मतलब क्या हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट है या सर्विस सेक्टर लेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो ग्रोथ हो रही है क्या लेड है, ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। स्टेटमेंट बेस्ड प्रीलिम्स क्वेश्चंस के लिए ये खुद फाइंड आउट करोगे, ठीक है, यहाँ पे मत एक्सपेक्ट करना बिल्कुल भी। द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन विल नॉट सॉल्व द जॉब प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, जॉब्स कैन बी क्रिएटेड व्हेन ग्रोथ कम्स फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ लेबर from informal sectors like agriculture to more formal manufacturing and service sector.
अब यहाँ पे ये कह रहे हैं सिर्फ ज़्यादा ग्रोथ के दर से, मतलब 10% ग्रोथ हो जाएगी, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है नौकरियों की। ये कब सॉल्व होगी? जब ग्रोथ कम्स फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ लेबर फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? जैसे कि मतलब कोई बिना उसके रिकॉर्ड के कोई काम कर रहा है, मतलब फॉर्मल सेक्टर होता है, एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है। इनफॉर्मल सेक्टर है जैसे ढाबे पे काम कर रहा है या कहीं पे कोई काम कर रहा है आदमी, ठीक है, तो उसे इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। जब वो होटल में आ जाता है, उसकी प्रॉपर पे होती है, सैलरी बैंक में क्रेडिट होने लगती है, ऐसे ऐसे जब काम होने लगते हैं, पीएफ कटने लगता है, प्रोविडेंट फंड, तो उसे फॉर्मल सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जब यहाँ तभी ग्रोथ होगी एम्प्लॉय लेबर में, ट्रांजिशन जब मतलब जॉब्स तभी बनेंगी, ये कहना चाह रहे हैं। सच एक्सटेंसिव ग्रोथ हाउएवर रन्स द रिस्क ऑफ स्टैग्नेशन वंस द अवेलेबल स्टॉक ऑफ इनफॉर्मल लेबर इज एग्जॉस्टेड। अब देखो, इनफॉर्मल लेबर जो ढाबे पे काम कर रहे हैं या जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जिनका कोई खाता नहीं है कि मतलब ये काम कर भी रहे हैं या नहीं, जब एक बार ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? स्टैग्नेशन, एज सम साउथ एशियन कंट्रीज फाउंड आउट द हार्ड वे इन द लेट 1990s, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? पॉइंट ये है, साउथ एशियन टाइगर्स जो कंपनीज थी, ये कंट्रीज थी जो साउथ कोरिया और ये सब, उनमें क्या था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कि इनफॉर्मल लेबर खत्म हो गई, उनमें ग्रोथ बूम आया 1990s का। उसके बाद में वहाँ पे डाउन टर्न आ गया, स्टैग्नेशन। क्यों? सारे लोगों को नौकरियां मिल गई, ठीक है, और लोगों को नौकरियां मिलने के बाद एक पल पे तो क्या होता है, जैसे आप लोग बेरोजगार हो, 30-40 हज़ार की नौकरी मिलेगी तो आप क्या करोगे? सूट बूट पहन के घूमोगे, ठीक है। उसके बाद आप ऊब जाओगे कि ठीक है, आप क्या करना है, सेम जॉब है। तो उसके बाद में इंप्रूवमेंट होना भी जरूरी है। इंप्रूवमेंट कहाँ से होता है? इनोवेशन से। तो यहाँ पे एक बार जब ये कह रहे हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ अगर होती रहेगी, सिर्फ ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप क्या देख रहे हो हमारे यहाँ पे? इन्फोसिस के लोग छोड़ के आ रहे हैं। क्यों भैया? इतने देर कंप्यूटर के आगे बैठना है, मतलब मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इन्फोसिस से, टीसीएस या इनकी चीजें, ठीक है। अब क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे भी थोड़ी सी, अभी तो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की अगर सर्विस सेक्टर की स्टैंड अलोन वे में बात करें, तो वहां से लोग ऊब रहे हैं, ठीक है। उसके चलते क्या होता है? स्टैग्नेशन हमारे यहाँ पे एटलीस्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। क्यों? अगर आप देखना चाहो, नए नए स्टार्टअप्स खुलने की मतलब न्यूज आ रही है कि स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं। कौन लोग ओपन कर रहे हैं स्टार्टअप्स? जो हमारे ये कंपनीज को रिजाइन करके आ रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज को, बैंकिंग कंपनीज को ये रिजाइन करके आ रहे हैं, दे स्टार्ट देयर ओन कंपनीज। उसके चलते साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी ऐसा देखने को मिला था 1990s में। अभी हमारे यहाँ तो स्टार्टअप के लिए फिर भी एवेन्यूज हैं, कम पैसे में, 10 लाख में, 20 लाख में, 50 लाख में या 1 करोड़ में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, 5 लाख में भी कर सकते हो, ठीक है। बस आइडिया जितना अच्छा होगा उतने कम पैसे में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिला था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। तब क्या हुआ था कि वहाँ पे स्टैग्नेशन हो गया, लोगों को नौकरियां मिल गई, उसके बाद लोगों ने पैसे खर्च करने शुरू किए, उसके बाद में एक टाइम के बाद एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया, एसी आ गया, सब कुछ आ गया। उसके बाद क्या खरीदेंगे लोग? कुछ नहीं। पैसे अपने बैंकों में छुपा मतलब सेव करके रख लिए, खर्चने का मन ही नहीं है, क्यों खरीदेंगे? सब कुछ तो है पड़ा, भगवान का दिया उनके पास, तो वो चीजें होने लगी, ठीक है। उसके चलते जो कंपनी बनाने वाली थी, तोशिबा या जो भी कंपनी थी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वो कंपनीज में घाटे होने लगे कि प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, तो ये चीज़ थी। ऑन दी अदर हैंड, growth can come about without any substantial job creation in the formal sectors of the economy। और दूसरा पहलू इसका क्या है कि ग्रोथ ऐसे भी करी जा सकती है कि फॉर्मल सेक्टर जो इकोनॉमी के हैं उनमें बिना किसी मतलब ये जॉब ग्रोथ के, जैसे हमने देखा कि अभी एसबीआई का मर्जर हो गया, ठीक है, तब वहां पे क्या हो रहा है? ग्रोथ तो हो रही है, लोन भी और ज्यादा दिए जाएंगे, और एसबीआई जो है मतलब बहुत बड़ा बैंक बन गया है और उसका कैपिटल भी है, वर्ल्ड लेवल पे भी compete करेगा। अब बेटर सॉफ्टवेयर, बेटर टेक्नोलॉजी वो खरीद पाएगा, ठीक है। लेकिन क्या जॉब ग्रोथ होगी? नहीं, जॉब अभी क्या होगा, और ज्यादा कम होंगी, ठीक है, ऐसे ही अंदेशा लगाया जा रहा है। बट थ्रू इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कैसे होगी? और एटीएम कम हो जाएंगे, गार्ड्स कम हो जाएंगे, जो एसबीआई के गार्ड्स हैं। अगर एटीएम कम होंगे तो गार्ड थोड़ी ना रखेंगे फिर। द ग्रोथ रिकॉर्ड फॉर सेवरल डेवलप्ड इकोनॉमीज इवन आफ्टर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ देयर लेबर फोर्स explains such intensive growth रिकॉर्ड ऑफ ये डेवलप्ड कंट्रीज में भी आप देखो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स तो हुआ है, वहां पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। यहाँ पे इंटेंसिव ग्रोथ होने के चलते वहां पे क्या है? ऑटोमेशन बहुत ज्यादा। ये एलन मस्क की हमने जो बात करी, ये भी ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं कि हमारा अपना एक मॉडल होना चाहिए डेवलपमेंटल, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि ये नहीं कि मतलब उस होड़ में कि हमें इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बनना है, डेवलप्ड नेशन बनना है। हम अपने यहाँ पे इस फैक्टर को, जो सबसे बड़ा फैक्टर है 120 करोड़ की आबादी, हमारा जो भी ग्रोथ का मॉडल होना चाहिए
वो जॉब लेड मॉडल होना चाहिए, ना कि ग्रोथ लेड मॉडल होना चाहिए सिर्फ। ग्रोथ लेड मॉडल से क्या होगा, आबादी है हमारे पास, डेमोग्राफिक डिविडेंड फिर डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाएगा। तो ये चीज है आपके लिए। इंडिया शुड एम एट ग्रोथ दैट इज ड्रिवन बाय बोथ बाय इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी, मतलब दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए, एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स। मॉडर्नाइजेशन के लिए कौन काम कर रही है संस्था, प्री के लिए ये चीजें हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या काम कर रही है, कब इसकी गठन हुआ था, कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था एनएसडीसी का, इसका मैंडेट क्या है, इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब एनएसडीसी ऊपर है, ठीक है, कौन से मंत्रालय में आती है एक बात, उसके नीचे क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब से लागू हो रहा है, सारी चीजें फाइंड आउट करोगे, ठीक है। कुछ कुछ चीजें इंडिया ईयरबुक में दे रखी हैं, जो नहीं दे रखी वो आप फिर इंटरनेट का सहयोग लेते हुए खुद ही फाइंड आउट करोगे, यहां बिल्कुल मत देखना इधर, ठीक है। आयरनिकली अचीविंग बोथ दोज ऑब्जेक्टिव्स will first require labor reforms, ones that can boost both labor mobility within the formal sector and bring down the barriers businesses face in hiring labor। अभी इंडिया में क्या है देखिए, सारांश बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पे। यदि किसी को एक बार हायर कर लिया और आपने उसे निकाल दिया, दो तरह की हायरिंग होती है। फॉर्मल लेबर कैसे होती है कि मतलब उसे हायर करा आपने, अपने अकाउंट में कंपनी ने दिखाया कि यस हमने इसे हायर करा, ठीक है, तो उसको प्रोविडेंट फंड दिया जा रहा है, उसको सिकनेस लीव दी जाएगी, मैटरनिटी लीव दी जाएगी अगर कोई विमेन है तो, और भी सारी तरह की लीव्स दी जाएंगी, ठीक है, और सारे पे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। लेकिन आपने अगर एक बार ये इसको दिखा दिया पे रोल पे, कंपनी के मस्टर रोल पे, उसे मस्टर रोल बोला जाता है इंग्लिश में, तो आप कल को इसे निकालोगे तो ये एम्प्लॉय कोर्ट में चला जाएगा कि मुझे बिना वजह निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसके चलते कंपनियां क्या कर रही हैं यहाँ पे, इनफॉर्मल लेबर वो खाते में दिखाते ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं कि हमें ये काम कराने के लिए इतने मजदूर चाहिए या फिर इतने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, अगर एसबीआई की बात करें, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर हो रही है, इनफॉर्मल लेबर है, तो उसके चलते ना उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है फिर, क्योंकि अगर कंपनी को ये पता है कि ये कभी भी छोड़ के भाग जाएगा तो कंपनी ना तो उसे ट्रेनिंग देगी, और उससे क्या होगा कि फिर मतलब दोनों का घाटा हो रहा है, और उन्हें तनख्वाह ज़्यादा दे दी जाती है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को, लेकिन उन्हें ये दिखाया नहीं जाता यहाँ पे, जिसके चलते क्या होता है, ना तो कंपनी का फायदा है ना एम्प्लॉय का फायदा है। एम्प्लॉय को तनख्वाह तो ज़्यादा दे दी लेकिन ट्रेनिंग नहीं दी, आप अपने खर्चे पे ट्रेन होके आओ, ट्रेनिंग लेके आओ, सब कुछ करके आओ, हम सिर्फ आपको जहाँ 20,000 तनख्वाह देनी थी 25 दे देंगे, ना प्रोविडेंट फंड देंगे, ना लीव देंगे, ना कुछ देंगे, अपने आप से सब कुछ करो। तो ये चीज़ें हैं, उसके चलते बैरियर हमें नीचे लेके आने चाहिए। लेबर रिफॉर्म में ऐसा मतलब कुछ कुछ सुधार करने चाहिए जिसके चलते लेबर को हायर करना आसान रहे कंपनीज के लिए, और उन्हें भगाना भी आसान रहे, शंटिंग करना भी आसान रहे, शंट आउट करना आसान रहे। ये नहीं कि मतलब एक बार कंपनी ने हायर कर लिया तो उससे शादी करके रह गई कंपनी एम्प्लॉय से, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इंक्रीमेंटल लेबर रिफॉर्म्स अलोन वोंट वर्क अनलेस दीज आर कंबाइंड विद स्टेप अप इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एसेट्स एंड जॉब क्रिएटिंग एरियाज सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर विच इन टर्न इंस्पायर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एसेट्स तो इन्होंने बात कर ली, हम एक और पहलू इसमें डाल रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी। जैसे हमने पिछले दिनों ये स्टडी करा था, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब के बेनिफिट्स, पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारी कंट्री में होना चाहिए। मतलब यूएसए वगैरह में आप देखो, वहां पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होना चाहिए। जैसे यूएस वगैरह में हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, जैसे कि यदि कोई आदमी, अब क्योंकि हम कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ये लेबर को अगर अलाउ कर रहे हैं, लेबर रिफॉर्म इस दिशा में कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो उस सिक्योरिटी गार्ड की यदि बात करें या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी बात करें, तो वो अपनी मर्जी से तो निकाला नहीं गया, उसे निकाल दिया गया है, मतलब कि कंपनी ने कोई अच्छा इंजीनियर और हायर कर लिया या ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके चलते उसे पेंशन वगैरह और मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए जब तक वो काम नहीं ढूंढ पा रहा है। तो ये सारे प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क सरकार को बनाना चाहिए, ये चीज़ें हैं। और जॉब क्रिएटिंग एरिया सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि सरकार काम को बढ़ोतरी देगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और एसेट्स बनाएं, ऐसे एसेट्स बनाएं, तो ये सब चीज़ें हैं। जॉब क्रिएशन नीड्स टू बी एन एसेंशियल एक्सेस along which the economic and social policies are formulated। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसे फॉर्मुलेट करी जानी चाहिए कि जैसे हम कहते हैं एफडीआई आ जाए, तो एफडीआई को आने के जो मतलब डिबेट है, एफडीआई लाई जाए या नहीं लाई जाए, सिंगल ब्रांड में, मल्टी ब्रांड में, तो उसे इस संदर्भ में भी, इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए कि यदि 51% ये एफडीआई अलाउ कर देंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, स्पेशलाइजेशन बढ़ना चाहिए, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए प्रोडक्ट्स के, गुड्स एंड क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स में, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि कहीं अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ रही है। तो ये चीज़ें हैं। कमेंट द कोर्ट्स एंड द मैटर्स ऑफ फेथ, तो ये अच्छा आर्टिकल है, थोड़ा जाग जाना अब तक जो सो रहे थे। द आर्ग्यूमेंट दैट मैटर्स ऑफ फेथ बी गिवन स्पेशल स्टेटस नीड्स टू बी असेस्ड।
कि कोर्ट में ये डिबेट चल रही है ट्रिपल तलाक के मामले के चलते कि जो विश्वास के मामले हैं फेथ के, कि भगवान पे विश्वास है, गॉड पे विश्वास है, तो वो स्पेशल स्टेटस उन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसे एनालाइज करना चाहिए। वाई शुड द मैटर्स ऑफ फेथ बी गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम स्क्रूटिनी? इम्यूनिटी मतलब क्या उन मुद्दों को कोर्ट कचहरी में मतलब स्क्रूटिनाइज नहीं करा जाना चाहिए? क्या उनको टटोलना नहीं चाहिए कि हमारे ये मुद्दे सही भी हैं? ऐसा तो नहीं है कि फेथ के मामले में अंधकार को भी हम लोग लेजिटिमाइज कर दें। 3 responses can be offered to this question. Let me on the grounds of brevity. मतलब ये कह रहे हैं शब्दों का ध्यान में रखते हुए कि शब्दों का कम उपयोग करना है। राइटर ये कह रहे हैं रेफर टू देम एज द स्पेशल स्टेटस ऑफ फेथ, द इशू ऑफ वैलिडिटी, द एथिकल कोड्स एंड मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो अब ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ये आपके लिए जो लोग ऐसे सीखना चाहते हैं कि ऐसे कैसे लिखना है, इन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुली इसे ऑर्गेनाइज किया है। एक ये एडिटोरियल आज का जो ये है, और जो हमने बात करी थी लेफ्ट राइट एंड सेंटर, उसका जो सेंटर पार्ट है वो भी उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज किया है। आपको एक गाइडिंग मतलब प्रिंसिपल वहाँ से मिल जाएगा कि ऐसे को ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए। तो ये चीज़ है स्पेशल स्टेटस ऑफ फेथ। एट द आउटसेट वी मस्ट एक्नॉलेज दैट फेथ एज अ रिलीजियस बिलीफ मस्ट हैव स्पेशल स्टेटस इन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। पहले तो हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए, इस बात को मानना चाहिए कि फेथ रिलीजियस बिलीफ है, क्योंकि एक इंडिविजुअल का बिलीफ है, एक आदमी से रिलेटेड है, एक इंसान से रिलेटेड है। तो स्पेशल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए होना चाहिए कि व्यक्तिगत मामला है, उसमें कुछ मतलब हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर ऑफ इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एंड इज द बेसिस ऑफ बिलीवर्स कंशियंस। तो एक अपने इंसान के अपने विवेक की बात है। कंशियंस मतलब विवेक, तो मतलब अपनी अंतरात्मा की बात है, अपना उसका निजी मामला है, बिल्कुल निजी मामला है। Belief is a matter of personal choice and no external authority, whether the state, cultural, community or religious congregation can tell an individual what her belief should be. जो belief है, आपका विश्वास है, वो personal choice है, कोई भी external authority उसे guide नहीं कर सकती। To do so is to violate the individual's freedom of conscience. अगर individual का जो freedom है conscience का, उसकी हम अवमानना करेंगे, उसका हम हनन कर जाएंगे अगर कोई भी, चाहे वो जुडिशरी भी है, चाहे वो स्टेट भी है, ऐसा करने पे उतारू होती है। तो मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स एंड ह्यूमन राइट्स कोवेनेंट्स, तो मतलब बहुत सारे ये कोवेनेंट्स जो बने हुए हैं यूएन वगैरह के, उनकी अवमानना हो जाएगी। बट ऑन द मैटर्स ऑफ फेथ एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन हैज टू बी मेड। ये चीजें हैं ऑल मैटर्स ऑफ कंशियंस एंड आर मैटर्स ऑफ फेथ। अब ये कह रहे हैं कि चलो ये बात ठीक है, विवेक की बात है, अपने कंशियंस की बात है, आपका व्यक्तिगत मामला है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? ऑल मैटर्स ऑफ कंशियंस आर मैटर्स ऑफ फेथ बट नॉट ऑल मैटर्स ऑफ फेथ आर मैटर्स ऑफ कंशियंस। मतलब यदि कोई किसी चीज में आप विश्वास रखते हो तो वो तो आपकी अपने विवेक की बात है ही, आपका पर्सनल मामला है, मैटर्स ऑफ कंशियंस का मामला है। बट ये जरूरी नहीं है कि हर चीज जिसमें कोई आदमी या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन विश्वास करता है वो आपके एक व्यक्ति के कंशियंस का, एक विवेक का, उसके विवेक का भी मामला हो। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, कि मतलब जिस चीज पे आप विश्वास करते हो कि हाँ ऐसा होगा, या ये चीज सही कही गई है, ये चीज इस रिलीजियस डॉक्ट्रिन में कही गई है, या ये चीज इस स्क्रिप्चर में कही गई है, इस धर्म के अंतर्गत या किसी चीज के अंतर्गत, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपके कंशियंस का भी मैटर बने। अब इसे समझने के लिए ना मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं। आप पीके में देखते हो, काफी बार वहां पे दिखाया जाता है, या OMG में, या काफी सारी ऐसी मूवीज हैं उनमें ये दिखाया जाता है कि एक इंसान वो घंटे घड़ियाल तो खड़का रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मतलब उसे सही में उससे शांति मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये मैटर ऑफ फेथ तो है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होगा, मतलब घंटे घड़ियाल खड़काने से UPSC क्लियर हो जाएगा, फिर यहाँ की मन्नत मांग लेंगे, वहाँ की मन्नत मांग लेंगे। लेकिन क्या आपको सही मामले में उससे शांति मिलती है? क्या आपकी इनर कंशियंस ऐसा करने को आपसे कहती है? वो चीज़ अलग है। तो इनर कंशियंस के मतलब ऑल मैटर्स ऑफ कंशियंस आर मैटर्स ऑफ फेथ। यदि आपको शांति मिलती है तो आप उसमें विश्वास भी करोगे। यदि यहाँ का एग्जाम्पल लें, आपको यहाँ पे आने से शांति मिलती कि हाँ अब हो गया एडिटोरियल एनालिसिस इन कोट्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे आओगे तो आपकी कंशियंस आपको कह रही है यहाँ पे आने को। बट जरूरी नहीं है कि आपको फेथ है कि हाँ हिंदू पढ़ने से UPSC क्लियर हो जाएगा, ये जरूरी तो नहीं है। लोग कहते हैं, ऐसा मिथ है, ठीक है। जब क्लियर हो जाएगा तब इसकी पुष्टि होगी, तब इसकी क्लैरिटी होगी कि हाँ हिंदू पढ़ने से या न्यूज़पेपर एनालिसिस करने से ही ये हुआ है, तब वो आपका मतलब फेथ जो अभी है कि हिंदू पढ़ने से हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि वो मैटर ऑफ कंशियंस भी हो। ये पॉइंट था। अब आई होप कि अब क्लियर है, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे इट इज ओनली अ मैटर ऑफ कंशियंस दैट आर प्रोटेक्टेड बाय फ्रीडम ग्रांटिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बोल रहे हैं सिर्फ ये विवेक के जो मामले हैं
इन्हीं को ही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये नहीं कि फेथ के मामले में आप कहो कि किसी मतलब जानवर की हत्या करना भी अलाउड है या किसी इंसान की हत्या करना, बलि चढ़ाना भी अलाउड है, वो सब उसमें फेथ के मामले में मतलब उनको फेथ का अमली जामा कि हमें तो विश्वास है ऐसा होगा करके आप ये नहीं कर सकते। कंशियंस के मामले में आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कर सकते हो, बाकी जो फेथ के मामले हैं वो कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं। मैटर्स ऑफ कंशियंस आर इंडिविजुअल सेंट्रिक, दे हैव एन एथिकल कोड दैट गाइड्स द चॉइसेस दैट एन इंडिविजुअल मेक्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ जैसे कि आपको नॉनवेज फूड खाना है या नहीं खाना है, आपका एथिकल अपना कोर है, जो आपकी अंदर की आवाज आती है वैसा ही आप करोगे। दे एंडोर द वर्ल्ड विद मीनिंग एंड गिव द इंडिविजुअल पर्पस। In contrast, the matters of faith, which the RSS and the AIML, MPLB, All India Muslim Personal Law Board are referring to, while they may look similar to the matters of conscience, मतलब ये confusion हो सकता है कि ये जो RSS और Muslim Personal Law Board जो कह रहे हैं, तो वो शायद आपको ये लगे कि ये विवेक के मामले हैं, एक इंसान के अपने conscience के मामले हैं, but are not so, for they are group। मतलब RSS एक ग्रुप है, समूह है, या मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट इंडिविजुअल। इन्होंने ये कह दिया कि ये विश्वास का मामला है, सामूहिक चेतना है, सामूहिक विवेक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्तिगत विवेक भी हो गया और व्यक्तिगत चेतना भी हो गई, राइट। ये चीज है। दे हैव अ कंपोनेंट दैट इज बेस्ड ऑन एविडेंस। अच्छा, ये जो आरएसएस की या ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या क्रिश्चियन के जो भी बोर्ड्स हैं, चर्च है या कैथोलिक जो भी है, ठीक है, वेदर दिस इज टेक्सचुअल, हिस्टोरिकल और एम्पेरिकल, ये बोल रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि उनके पास में इस चीज का प्रूफ है। क्या आपको आपके विवेक के लिए, चेतना के लिए कोई प्रूफ देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता। तो अगर प्रूफ है ये जरूरी नहीं है ना। इन अदर वर्ड्स, द बिलीफ इज कंटिंजेंट ऑन द एविडेंस। विश्वास के लिए सबूत नहीं देना पड़ता। ठीक है, विश्वास है, आपको लेक्चर सुन रहा है, अच्छा लग रहा है मेरा, तो आप सुन रहे हो। ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो उसके लिए एविडेंस नहीं देना कि अच्छा क्यों लगता है, क्या अच्छा है, क्या एनालिसिस अच्छा है या कुछ भी अच्छा है। मैं खुद की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, आप नहीं भी सुनोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, इट वुड टेक द फॉलोइंग फॉर्म, वी बिलीव एक्स बिकॉज इट इज सेड सो इन आवर होली बुक। सिर्फ कहा गया है इसीलिए। ठीक है, ऐसा नहीं आप लोगों को ये लगता है यूपीएससी करना है इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना है, बाकी वैसे नहीं कि मतलब पढ़ना चाहिए, एक जागरूक इंसान बनना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए कि कंट्री में हो क्या रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट कहीं और है। इट इज द बिकॉज ऑफ कंपोनेंट दैट डिमांड्स एनालिटिकल एंड साइंटिफिक स्क्रूटिनी ऑफ द मैटर ऑफ फेथ। डज द होली बुक एक्चुअली से सो? मतलब बिकॉज ऑफ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि नहीं दे रखा होली बुक में कि क्यों करना चाहिए ऐसा, बस ये दे रखा है तो हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लागू होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा? साइंटिफिक टेम्पर। तो ऐसे सोते सोते थोड़ा सा मतलब जाग जाया करो जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज आती है, वैसे तो सो गई। डज द होली बुक एक्चुअली से सो? नो। डिड लॉर्ड राम रियली बिल्ड द सेतु? ये नहीं पता, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है कि ऐसा हुआ था। कोई भी जज्बाती नहीं होना यहाँ पे, हम धर्म या उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कशन के लिए है, एकेडमिक डिस्कशन है हमारा, राइट। फर्दर, व्हेन द मैटर्स ऑफ फेथ हैव हार्मफुल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, they must be subject to scrutiny since the constitution guarantees the individual protection from harm। अब यदि ट्रिपल तलाक का मामला हम सीधे सीधे यहाँ पे लेते हैं कि हम देख रहे हैं वहां पे फीमेल मतलब विमेन के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज, हार्मफुल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे यदि किसी चीज के, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लाना चाहिए और उसको मतलब उसका एनालिसिस करना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दैट इज द बेसिस ऑफ ऑल सोशल रिफॉर्म इन आर हिस्ट्री। तो ये बेसिस रहा है हमेशा। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जो भी थे, ठीक है, उन सब ने यही इसी को आधार मान के हमारे यहाँ पे सोशल रिफॉर्म की वो करी। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेना जो विमेन से रिलेटेड हो, जैसे कि विनोबा भवे या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, क्या क्या किया गया था। व्हेन दी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सेज दैट ट्रिपल तलाक हैज इवॉल्व्ड इन द लास्ट 1400 years, it has inadvertently considered that the practice is not cast in stone, let the court's intervention be a part of the evolution। मतलब जब इन्होंने उल्टा ले लिया कि 1400 साल पुरानी है, ठीक है, तो ये उसका एक पहलू तो ये है कि इतनी पुरानी है इसीलिए इसे चलने देना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अच्छा 1400 साल पहले ये नहीं थी, ठीक है, तो ये मतलब ये पत्थर में तो ऐसे है नहीं कि पत्थर की लकीर हो गई, तो 1400 साल पहले तो ये नहीं थी ना, उसको उल्टा ले लिया राइटर ने यहाँ पे। लेट द कोर्ट्स इंटरवेंशन बी अ पार्ट ऑफ दैट इवोल्यूशन। अब ये कह रहे हैं कि चलो अब 1400 साल पुरानी है, चलो अब इससे थोड़ा सा और कर देते हैं, 1401 साल और कर देते हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट इसमें मतलब मैटर को एनालाइज कर रहा है,
उसको भी इसका एवोल्यूशन जो हुआ है 1400 साल में, 1401वें साल में थोड़ा और एवोल्यूशन कर देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं राइटर। द इशू ऑफ वैलिडिटी, अब इन्होंने 3 इशू लिए थे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये इशू ऑफ वैलिडिटी। द मैनी एडवांसेस इन लिंग्विस्टिक्स, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज एंड ऑफ कोर्स द नेचुरल साइंसेज कैन मेक द प्रोबिंग ऑफ बिकॉज ऑफ, मतलब क्यों है हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, उसका आंसर करने के लिए ये आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसमें ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहेंगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अ टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ अ होली बुक यूजिंग अ स्टडी ऑफ ओल्ड एंड न्यू ग्रामर और द एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड और इट्स प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस आर ऑल वेज ऑफ अराइविंग एट द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब पहले जो पुरानी बात कही जाती थी, मतलब पुराने ज़माने में उस बात का मतलब कुछ और था, लेकिन आज भाषा ऐसे डेवलप हो गई, ठीक है, कि भाषा के डेवलप होने से क्या हो गया कि आज जो है उन चीज़ों को नए मतलब दिए जाते हैं। क्यों नए मतलब दिए जाते हैं? कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारा टॉलरेंस लेवल पहले होता था कि 8, 7, 6 बजे के बाद कोई फीमेल घर से बाहर नहीं निकलेगी, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। जेंडर स्टडीज़ में भी एवोल्यूशन हुआ, एडवांसमेंट हुआ, उसके चलते पुरानी कोई लाइन कही गई थी, जैसे आज आपने कोट पढ़ी स्टार्टिंग में, ठीक है, कोट पढ़ते पढ़ते आज जो मीनिंग निकला आपका ध्यान सीधे सीधे यूपीएससी की तरफ जाएगा, अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। लेकिन जब आप कुछ बन जाओगे, आईएएस, कलेक्टर या कुछ बन जाओगे, तो आपका जो समझने का कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जैसे आपके टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे आपने चोरी करी है तो सब ठीक है, मजाक के लिए है ये, और यदि आपने चोरी नहीं करी, आपकी किसी ने आपकी चीज़ चोरी कर ली, कितनी गलत बात है ये, वैसे वाले आप डायलॉग देते हो, ठीक है, वो वाली चीज़ है कॉन्टेक्स्ट। एडवांसमेंट जो हो गई, आपकी तरक्की हो गई, आप आईएएस बन गए, उसके बाद जो आपका पहलू रहेगा, नज़रिया रहेगा, वो अलग हो जाएगा। सिमिलरली 1400 साल पहले जो बातें कही गई थी उनका नज़रिया आज और निकलेगा, क्योंकि हम लोग जेंडर स्टडीज़ के चलते एडवांसमेंट के फेज़ में आ गए हैं, अब और ज़्यादा एडवांस्ड फेज़ में हैं, ये चीज़ है। टेक्सचुअल एनालिसिस हैज़ एडवांस्ड कंसिडरेबली एंड हेंस इज अवेलेबल टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द इंटरप्रिटेशन बीइंग ऑफर्ड बाय स्क्रिप्चरल अथॉरिटी। मतलब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है कि जो स्क्रिप्चरल अथॉरिटी है, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे, जैसे अगर धर्म की बात ना करें कि हमारे यहाँ पे टीचर जो कहता है, ठीक है, फिलॉसफी के टीचर कुछ और कहते हैं, तो स्क्रिप्चरल जो अथॉरिटी है, हम खुद ही इतना ज़्यादा नेट से पढ़ के ये निकाल लेते हैं चीज़ें कि हम खुद ये कह सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का नाम लिए मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया, आपकी बत्तियां जल रही होंगी तो आप समझ जाओगे। द मेनी स्कूल्स ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस आर टेस्टिमनी टू दिस प्लुरैलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस। अच्छा चलो, अब ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्चरल अथॉरिटीज़ जो भी हैं, उनके जो स्कूल्स हैं वो ये बात को इस बात की पुष्टि करते हैं कि इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है। एक प्रोग्रेसिव स्कूल है, एक ट्रेडिशनल है, तो बाकी सारे एक मॉडर्निस्टिक स्कूल है, ऐसे स्कूल्स हैं। तो वो इस बात की पुष्टि करते हैं, जो प्रोग्रेसिव स्कूल है वो 21st सेंचुरी का व्यू लेके चल रहा है, जो ट्रेडिशनल है वो अभी तक मतलब 6th सेंचुरी BC में खड़ा है, तो वो वैसे व्यूज़ लेके चल रहा है। तो ये चीज़ एडवांसमेंट को दर्शाती है। that can be added the modern tools of linguistic analysis, gender studies, human rights jurisprudence and cultural anthropology। cultural anthropology यहाँ पे क्या हेल्प करेगी हमारी, कि जो डेवलपमेंट हुई है, एंथ्रोपोलॉजी किसे स्टडी करता है, जो सोसाइटल डेवलपमेंट हो रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं कल्चर में उन्हें, ठीक है, उसके चलते क्या आज कोई विमेन का कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करना गलत माना जाता है, जैसे वो 6वीं सदी में माना जाता रहा होगा? नहीं माना जाता। तो ये चीज़ों को स्टडी करके भी ऐड करा जा सकता है, ये जो प्लुरैलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन है, इसको ये एक प्रोग्रेसिव व्यू लेने के लिए। द वैलिडिटी ऑफ ट्रिपल तलाक मस्ट बी सब्जेक्ट टू टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन। सिमिलरली विद द राम सेतु क्लेम, तो जो भी ऐसे क्लेम्स आते हैं, इट टू मस्ट बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय मॉडर्न साइंस, मतलब जियोलॉजिकल मॉडर्न साइंस लगाओ, लेजर टेक्नोलॉजी लगाओ और चेक करो कि वहाँ पे सही में कोई ऐसा ब्रिज एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। सिमिलरली और भी मुद्दों पे लगाया जा सकता है, बाबरी मस्जिद वाली जो बात है, सारी चीज़ों पे साइंस का सहारा लेके आप जो फैक्ट का जो बिकॉज ऑफ वाला पार्ट है डियर फ्रेंड्स, कि क्यों है ऐसा, कि मतलब यहाँ पे राम सेतु ब्रिज क्यों नहीं बनना चाहिए या फिर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ों को स्टडी करना चाहिए। अब अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 1400 साल पुराना है। आप कई जगह देखते हो कि आप रोड पे चल रहे हो, चलते 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 डाइवर्जन आ जाता है, वहाँ पे क्या आ गया, कोई मंदिर बना हुआ है, कोई मस्जिद बना हुआ है, कोई चर्च बना हुआ है, कोई भी छोटी सी किसी ने मूर्ति रख दी, वहाँ पे पीपल का पेड़ था, वो बनते 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 मंदिर बन गया, ठीक है, तो उसे बोला जाता है कि ये 10 साल पुराना है, इसे तो नहीं तोड़ा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि कोई भी ऐसी डेमोलिशन है, यदि वो पहला जब वहाँ पे कोई छोटा सा मंदिर को ईंट रख के दिया जलाया जाता है तो वहाँ तक तो ठीक है, यदि जैसे ही वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होता है
तो उसे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये आधार नहीं हो सकता कि 10 साल से, ऐसे तो 11 साल हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का मामला चलते चलते ही 20 साल पुराना हो जाएगा वो मंदिर। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो परमानेंट स्ट्रक्चर ले लेगा रोड के बीच में। कितनी सारी कारें आके वहां पे बीच में मतलब क्रैश होंगी, रात के अंधेरे में होता है कभी कभी, तो वहां पे ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। ये आधार नहीं हो सकता कि कोई प्रैक्टिस कितने टाइम से चल रही है। आधार क्या होना चाहिए, बिकॉज ऑफ, कि क्यों है उसको एड्रेस करो। उसके लिए मॉडर्न साइंस, लिंग्विस्टिक्स, ये सब की चीजों की आप यूज कर सकते हो। Ethical codes in democracies. The most difficult issue in this debate, the writer says, is how to respond to the situation where, after scrutiny, the matter of faith is found to be valid, but considered by many in need of change such that it conforms to the contemporary ethics of human rights. अब ये कह रहे हैं कि एथिकल कोड एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, बावजूद चलो इसके लिए ये मान लिया कि आपकी चेतना, आपके विवेक को, कंशियंस को मतलब वो भाता है मैटर ऑफ जो फेथ था। ठीक है, कि ट्रिपल तलाक या कोई भी ऐसा मुद्दा है, राम सेतु वहां पे एग्जिस्ट करता था या कुछ भी, तो क्या आज की जो डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए वहां पे ये चीजें बनाई जानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? क्या इन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करना चाहिए? कॉन्टेम्परेरी जो एथिक्स हैं, जो आज के युग के एथिक्स हैं, मोरालिटी जो है, ह्यूमन राइट्स जो हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि हमने तय कर भी लिया कि हाँ चलो ठीक है, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये प्रथा चलती आ रही है, क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए? ये चीज है। व्हेन द काउंसिल फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सेज दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड इक्विटी इन द मैटर्स ऑफ फेथ, ही इज बिल्डिंग अ वॉल फैशन दीज डेज बिहाइंड विच द ऑर्थोडॉक्स विल पुलिस देयर कम्युनिटी। मतलब एक वॉल बना रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और यहाँ पे कुछ उठता ही नहीं है। ये एक अलग वॉल है, रिलीजन की मोरालिटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यहाँ पे है। एक यहाँ पे दीवार बना दो और उसके पीछे छुप जाओ, जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं, जो पुरानी प्रथाएं चल रही हैं, उनको चलने देने के लिए। Such a wall must not be built. It has no place in our constitutional democracy. Constitutional democracy word क्यों यूज कर रहे हैं? डेमोक्रेसी मतलब गेम ऑफ नंबर्स, मतलब जब नंबर आपकी फेवर में है तो आप इस दीवार को कैसे बना सकते हो? तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप इस चीज के पीछे नहीं छिप सकते कि आपकी रिलीजियस लॉ है। जब एक कंट्री एक डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में किसका है? ह्यूमन राइट्स होते हैं। ह्यूमन राइट्स इज दी, यू कैन से, मतलब ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी रिलीजन के तवज्जो, यदि कि मतलब रिलीजन कोई ऐसे अब फेथ लेके आ रहा है, ऐसे कोई प्रैक्टिस लेके आ रहा है जो ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करती है। तो 120 करोड़ का पहला रिलीजन क्या है? ह्यूमन राइट्स। ठीक है, बाकी सबके अलग अलग रिलीजन हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ह्यूमन राइट्स हमारा मेन रिलीजन डेमोक्रेसी का होता है। तो ये चीज़ है। एंडिंग इंडियाज न्यूक्लियर डिपेंडेंसी, ये बेसिकली ये कह रहे हैं, इसे थोड़ा फटाफट स्टडी करेंगे, फैक्चुअल है ये, कि इंडिया के पास में 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद में ये फैक्चुअल हिस्ट्री है, तो आप ये पढ़ सकते हो, नोट फॉर्म में इसे डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। दीज 2 रिएक्टर्स हैव ऑपरेटेड सेफली, तो ये काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं। इसीलिए इंडिया ने, जो कल न्यूज़ आई थी फ्रेंड्स, कि इंडिया ने इंडिजिनस रिएक्टर्स 10 इंडिजिनस रिएक्टर्स बनाने की बात करी है नए। ठीक है, तो वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्या है आपके लिए? देखो, मान लो कि आज कल प्रीलिम सेट होने वाला है, तो आपके लिए क्या है कि रीसेंसी बायस जो यूपीएससी में रहता है, आप इसे स्टडी करना कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था कब शुरू हुआ, मतलब ट्रायंगुलर उसे बोला जाता है या ट्राई सर्कल बोला जाता है, वो क्या है? ठीक है, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। 3 फेजेस कौन कौन से हैं उसके, उसमें यूरेनियम का क्या यूज़ है, थोरियम का क्या यूज़ है, ये चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। फिर सेकंड पेयर जो लोकेटेड है राजस्थान में, यूजेस नेचुरल यूरेनियम एंड इज बेस्ड ऑन कैनेडियन टेक्नोलॉजी। तो पहले वाला यूएस टेक्नोलॉजी पे है, ये कैनेडियन पे है। इंडिजिनस रिएक्टर्स कमेंस्ड फ्रॉम 1983 एंड ओवर अ स्पैन ऑफ 2.5 डेकेड्स, 25 साल हो गए हमें। इंडिया बिल्ड 16 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स यूजिंग इट्स ओन टेक्नोलॉजी। तो आज हमारे प्रीडोमिनेंटली कौन से हमारे रिएक्टर्स चल रहे हैं? हमारी खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से प्री के लिए। These reactors use natural uranium as fuel. 14 of them have a size of 220 megawatt and there are 2 of, ये सब फैक्चुअल है। ठीक है, न्यूक्लियर पुश इन दी 2000s, तो हमने न्यूक्लियर पुश दिया 2000 के दशक में। क्या था उसमें? ड्यूरिंग द पीरियड 2000 to 2010 इंडिया डिजाइंड ए न्यूक्लियर पावर यूनिट ऑफ 700 मेगावाट कैपेसिटी यूजिंग नेचुरल यूरेनियम। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन 2 such units in ककरापार। एक तो एटलस खोल लेना, थोड़ी तकलीफ उठाना, अभी खोल लो तो ज़्यादा अच्छा है, पॉज करो इसे वीडियो को। ये एटलस में देखो न्यूक्लियर साइट्स कहाँ कहाँ पे हैं, और इन ब्लैक स्वैन या ऑक्सफोर्ड का एटलस आप खरीद सकते हो, नहीं तो गूगल पे देख लेना। ककरापार ये सब हैं, कहाँ पे हैं, इनकी लोकेशन क्या है। दीज 4 यूनिट्स विल गो इनटू ऑपरेशन इन द नेक्स्ट 3 years। वर्क ऑन 2 सिमिलर यूनिट्स, ये सब चल रहा है।
अब इन्होंने नाम लिया ऑल इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स फ्रॉम दीज लार्जर यूनिट्स विल कम फ्रॉम इंडियन सप्लायर्स। जो अभी नए बन रहे हैं इंडियन सप्लायर्स ही इसका मटेरियल देंगे, हमें किसी से रशिया से, कनाडा से, यूएसए से कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इन द रिसेंट ईयर्स 2000 मेगावाट VVER पावर यूनिट्स हैव कम अप इन दी कुडानकुलम तमिलनाडु में यूजिंग रशियन टेक्नोलॉजी। रशियन टेक्नोलॉजी है VVER, क्या है? वोडा एनर्जो रिएक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वाटर कूल्ड वाटर मॉडरेटेड, V4 यहाँ पे वाटर लिया गया है एक वे से, WW मॉडरेटेड एनर्जी रिएक्टर हैं। तो ये मैंने आपको एक ग्लिम्स दे दिया है, एक आपको दृश्य दिखा दिया कि क्या आपको डिटेल्स फाइंड आउट करनी है। ये कोई भी वर्ड आता है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ये है क्या, ठीक है। VVER तो ये है वाटर कूल्ड वाटर मॉडरेटेड एनर्जी रिएक्टर। तो ये आप स्टडी करोगे कोई भी बुक में, स्पेक्ट्रम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, या फिर नेट पे कोई भी वीडियो देख सकते हो। कोशिश करना जो साइंस की वेबसाइट्स हैं उन पे जाना इसको स्टडी करने के लिए, क्योंकि यदि क्वेश्चन आएगा ऐसे बच्चों सा क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा डीप स्टडी वाला आएगा। VVER रिएक्टर्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या हैं और दूसरे वेरिएंट्स कौन से हैं इन रिएक्टर्स के, ये सब आपका काम। दे यूज्ड एनरिच्ड यूरेनियम सप्लाइड बाय रशिया इन 2016। वर्क ऑन 2 more such units was commenced। ये सब फैक्चुअल, बट देन सम ऑफ द अर्लियर यूनिट्स विल बी रीचिंग देयर रिटायरमेंट एज। तो इसके लिए हमें नए रिएक्टर्स, इसीलिए कैबिनेट ने जो कल अप्रूवल दिया है उसके लिए। इन द पीरियड 2005 to 2008 क्या हुआ? इंडियन न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट वाज फोकस्ड ऑन कंक्लूडिंग द सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट विद द US। India then agreed to build about 10,000 megawatt of nuclear capacity using US technology। इसीलिए ही USA ने हमें क्या दिया था? वेवर दिया था, सिविल न्यूक्लियर डील हमारे साथ साइन किया था, डिस्पाइट बावजूद इसके कि हमने जो ये NNPT है उसको साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसको साइन ना करने के बाद भी USA ने ये दिया था। क्यों? जो वेस्टिंग हाउस है, जो और कंपनीज है USA की, वो घाटे में चल रही थी। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों वेस्टिंग हाउस ने अपना मतलब बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। तो बैंक्रप्सी फाइल कर दिया मतलब वो दिवालिया हो गई है। तो ये कंपनियां दिवालिया ना हो, इसी के चलते इन्हें ये दिया गया था। 2008 में डील साइन करी गई थी, इन्होंने सोचा था 2012 तक तो कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाएगा, लेकिन और कुछ मुद्दे आ गए, जैसे लाइबिलिटी लॉ थी, सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी लेजिस्लेशन इंडिया की। तो हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी से ये सीखा, कार्बाइड यूनियन कार्बाइड केस था जो, कि ये तो कुछ भी सनसनी फैला के यहाँ पे चले जाएंगे, कुछ भी तबाही मचा के। तो इनकी जो रिहेबिलिटेशन का जो मतलब खर्चा है, या जो उनको कॉम्पेंसेशन देना है विक्टिम्स को गैस ट्रेजेडी के, वो तो इंडिया को देना पड़ेगा। तो इसके चलते इंडिया ने कहा था जो न्यूक्लियर सप्लायर है, मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो सप्लायर है, जैसे कि वेस्टिंग हाउस से यदि हम ले रहे हैं ये टेक्नोलॉजी, तो उस वेस्टिंग हाउस को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, चाहे वो 40,000 करोड़ हो, चाहे वो 20,000 करोड़ हो, कितना भी हो, ठीक है, वो इनको देना पड़ेगा। इसके चलते ये कंपनीज ने बोला हम तो पहले ही दिवालिया होने के कगार पे हैं, 40,000 करोड़ का हम रिएक्टर बेचेंगे, और यदि कोई डिस्ट्रक्शन होगा, जैसे कि जापान में हुआ मार्च 2011 में, 12 मार्च 2011 को, तो क्या हुआ था वहाँ पे, मतलब पूरी तबाही हो गई। उसके चलते यदि इंडिया में ऐसी तबाही हो जाएगी तो वेस्टिंज हाउस का क्या होएगा? उसका तो हाउस ही बिक जाएगा इंडिया की भरपाई करने में। तो इसके चलते ये कंपनीज ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि हम नहीं साइन करेंगे। तो जो USA ने वेवर दिया था इंडिया को, तो उसका बेनिफिट मिल गया, लेकिन USA की कंपनीज उसका बेनिफिट नहीं ले पाई। जो ये लॉबिंग करते हैं कि मतलब इंडिया को न्यूक्लियर डील साइन करवाओ, अपनी गवर्नमेंट से इन्होंने वैसे ही इंडिया गवर्नमेंट पे दबदबा बनाया था उस टाइम USA के ऊपर कि आप ये अग्रीमेंट साइन करो, जॉर्ज W बुश को बोला था, ताकि हमारे यहाँ पे 40,000 करोड़ के रिएक्टर हम बेचने लगेंगे और USA में पैसा आएगा। तो उन्होंने साइन कर दिया, लेकिन इंडिया भी शाना नहीं है। इंडिया भी क्या शाना है यहाँ पे कि मतलब हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई थी हम उसको ध्यान में रखते हुए हम क्यों फालतू में मतलब ऐसा रिएक्टर की सप्लायर, मतलब सप्लायर जो है रिएक्टर का वेस्टिंज हाउस, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फिक्स ना करें। तो in 2010-11 India passed civil nuclear liability legislation which made a supplier liable for claims under certain circumstances. The US nuclear industry was not prepared to consider any cooperation with India under this condition. तो इन्होंने हाथ खड़े कर लिए। In 2016 India came up with the mechanism of an Indian insurance pool that could extend protection to supplier। तो हमने क्या किया, हमारी सरकार ने एक पूल बना दिया कि ठीक है इसमें हम पैसे डालेंगे, जिससे कि कोई आपत्ति, कोई आपदा ऐसी होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, कुछ लीकेज या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो उससे कॉम्पेंसेशन दे दी जाएगी, आप यहाँ पे आ जाओ। तो उसके बाद में कुछ कार्रवाई चलने लगी, लेकिन उससे पहले ही वेस्टिंज हाउस ने अपना बैंक्रप्सी फाइल कर दी, अपने दिवालिया के जो होने के जो कागज थे वो फाइल कर दिए USA में।
तो ये चीज़ें हैं। अब आपको ये देखना है कि हमारी जो खुद के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं फ्रेंड्स, वो ज़्यादा कैपेबल साबित हो रहे हैं, वो प्रूवन साबित हो रहे हैं, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आई अब तक, ठीक है। तो उसके चलते हम कह रहे हैं कि हम इन पे क्यों डिपेंड करें। एक तो ये टेक्नोलॉजी महंगी दे रहे हैं, ऊपर से ये लाइबिलिटी भी नहीं उठा रहे, हमें इंश्योरेंस पूल खुद ही क्रिएट करना पड़ रहा है। तो उसके चलते हम खुद ही अपने ही रिएक्टर्स बना लेते हैं। रीजंस बिहाइंड इंटरनेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर कंपनीज लूजिंग देयर शीन, मतलब जो इन कंपनीज की चमक धमक थी कि हाँ इनसे रिएक्टर खरीदेंगे, वो कम क्यों हो गई। एक तो फुकुशिमा एक्सीडेंट हुआ 2011 का, ठीक है। उसने क्या एक चैप्टर खोला, एक नया पहलू खोला। द फर्स्ट प्रायोरिटी वाज असेसमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स इन ऑपरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड अंडर व्हाट वाज टर्म्ड एज बियॉन्ड डिजाइन बेसिस। मतलब ठीक है, आपने डिजाइन तो परफेक्ट बना दिया, अब ये कंपनीज का भी ये कहना है हमारे डिजाइन का सुनामी यदि आ गई जापान में तो हमारे डिजाइन का उससे क्या लेना देना है। बाय द वे सुनामी कौन सा वर्ड है, जापानीज है, लैटिन है, ग्रीक है, कौन सा वर्ड है ये सुनामी, किस भाषा में सुनामी यूज किया जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान देना। अब बियॉन्ड डिजाइन बेसिस है जो नेचुरल इवेंट्स हैं, मतलब सुनामी, अर्थक्वेक, उनका कंपनी से क्या लेना देना, ये कंपनी कह रही है हम उनसे क्या लेंगे। तो इसके चलते ये जो डिबेट होने लगी उसका एक और पहलू ये था कि ये बनाना ही खतरे का काम है, क्योंकि मान लो अर्थक्वेक तो कहीं पे भी आ सकता है, आंध्र प्रदेश में या कहीं पे भी आ सकता है, सुनामी कहीं पे भी आ सकती है, इसके चलते रिएक्टर बनाओ ही मत। तो इसके चलते ये कंपनियों को घाटा होने लगा, इनको नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने लगे। एंड अनकनेक्टेड डेवलपमेंट इन द यूएसए में शेल गैस की मतलब डिस्कवरी हुई लार्ज स्केल पे, उसके चलते प्राइसेस नीचे आने लगे, तो शेल गैस ही इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, इनकी कच्चे तेल पे निर्भरता कम हो गई, जिसके चलते यूएसए ने सोचा छोड़ो अब और कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाने। सारी कंट्रीज ने भी यही सोच लिया कि चलो ठीक है, यूएसए अब तेल निर्यात करेगा नहीं, मतलब आयात करेगा नहीं, उसके चलते क्या होगा, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सब जो गल्फ कंट्रीज हैं, इन्हें कच्चा तेल सस्ते दाम पे बेचना पड़ेगा। वेस्टिंज हाउस also secured orders to build 4 AP1000 reactors in the southern USA at 2 utilities. Unfortunately, these projects suffered great delays and huge cost. Project delays इनका एक और फीचर बन गया है, ठीक है। वेस्टिंज हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स discussed their proposal with Nuclear Power Corporation of India Limited. एक आप NPCIL का गठन देखोगे, NPCIL किसके अंडर आती है, PMO के अंडर आता है कुछ इनका कोई सदस्य या कुछ, ये सब स्ट्रक्चर इनका स्टडी करोगे इन द लाइट ऑफ दिस न्यूज ऑफ रिएक्टर्स। तो ये सब फैक्चुअल न्यूज है, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन इंडिया का NPCIL ने कहा ये बहुत ज्यादा डिले कर देंगे, इसीलिए ये कारण बना कि इंडिया अपने रिएक्टर्स अब बनाने लग रहा है। उससे अब क्या होगा, मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगी। इंडिया हैज बीन इन डिस्कशन विद अरीवा ऑफ फ्रांस। अरीवा कौन सी कंपनी कौन से देश की है ये आपको ध्यान रखना है। वेस्टिंज हाउस कहाँ की है, ठीक है, तोशिबा कहाँ की है, ये सब कंट्रीज आपको कंपनीज का आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन सी कंट्रीज में ये बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने भी ये कहा था, जैतापुर साइट्स आप देखोगे, मैंने बता दिया एटलस में, द फर्स्ट सच रिएक्टर इन फिनलैंड हैज बीन ग्रेटली डिलेड एंड मे गो इनटू ऑपरेशन। तो ये भी डिले कर रही है। Make in India, anticipating some of these difficulties, the nuclear community in India has been looking at other options to extend the nuclear capacity. तो ये सब ये जो डिफिकल्टीज हैं, ये समस्याएं हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि अपने आप को, मतलब हम अपने आप को सशक्त करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम खुद बनाएंगे। द फ्लीट ऑफ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स ऑफ आवर ओन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन हैव परफॉर्म्ड वेल। तो इस विषय में हमारी नज़र अपने घर पे एक जो मतलब चमक धमक वाली चीज़ थी, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, उस पर पड़ी, तो हमने सोचा इसी को ही डेवलप करते हैं। द रिएक्टर्स हैव ऑपरेटेड कॉन्टिन्यूसली फॉर पीरियड्स एक्सीडिंग 300 डेज, मतलब इन्हें बीच बीच में बंद करना पड़ता है, लेकिन 300 दिन ये लगातार चले हैं। एंड वन ऑफ द 4 रिएक्टर्स वाज ऑनलाइन मतलब कि ये चलता रहा 765 दिन के लिए, उसके बाद भी कुछ गर्म नहीं हुआ। जैसे होता है ना, आप बोलते हो ये गर्म हो जाएगा बंद कर दो, सिंपल भाषा में। द सेकेंड लॉन्गेस्ट रन इन द वर्ल्ड। द कॉस्ट ऑफ पावर हैज बीन लेस देन फ्रॉम द कोल इन द सेम रीजन। तो ये भी है कि कोयले से कम बिजली की कॉस्ट आ रही है इससे। गिवन द कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में फिर यूनियन कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया है कि 10 नए 700 मेगावाट के प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स बनाने चाहिए। इंडियन इंडस्ट्री इज वेल प्लेस्ड टू सप्लाई ऑल द कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। उसके चलते मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। वाई इंडिया शुड गो फॉर इट सोलो। अब यह है, रशिया इज विलिंग टू सप्लाई 2 more 1000 मेगावाट। तो अब इंडिया क्यों सोलो जाना चाह रहा है, इंडिया सोलो मतलब अकेले खेलना चाह रहा है इसमें। आर रिएक्टर डिजाइन एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड NPCIL हैव कंप्लीटेड द डिजाइन ऑफ अ
और रिएक्टर डिजाइनर्स ने, ठीक है। 900 मेगावाट का ये रिएक्टर का डिजाइन इन्होंने तैयार किया है, तो 700 मेगावाट से 900 मेगावाट पे अब हम जा रहे हैं। तो जो रशिया वगैरह के जो रिएक्टर्स हैं 1000 मेगावाट 1200 मेगावाट है, तो हम वो करीब उसके जा रहे हैं, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे रिएक्टर बनाने पड़ेंगे, बड़े रिएक्टर्स के करीब भी हम जा रहे हैं। आर इंडस्ट्री इज कीन टू मोबिलाइज एंड बिल्ड अप द कैपेसिटी टू मेक components for this design. Enriched uranium fuel can be sourced from international suppliers. As such, reactors can be placed under IAEA safeguards. क्योंकि अब IAEA के safeguards के अंदर रहेंगे जो नए रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। तो जो ये था, पहले हम क्या लेते थे, इनसे रिएक्टर खरीदने पड़ते थे, क्योंकि रिएक्टर के साथ हमें क्या मिलता था, यूरेनियम फ्यूल भी मिलता था। लेकिन अब क्या है, एनरिच्ड यूरेनियम हमें दे दिया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका काम है इनके ऊपर सुपरवाइज करना, कहीं ये तो नहीं है एनरिच्ड यूरेनियम को आप यूरेनियम बॉम्ब बनाने की तरफ यूज कर रहे हो, इसके लिए इन्हें सुपरविजन में रखना पड़ता है IAEA के अंतर्गत। IAEA क्या UN के अंडर आती है, ये नहीं आती, ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं, तो थोड़ा आप जिन्होंने नहीं देखा, जो आज जुड़ रहे हैं, वो थोड़ा सर्च कर लें। तो ये इसके लिए एनरिच्ड यूरेनियम अब हमें वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी डील जो साइन करी थी, उसके बाद में काफ़ी सारी कंट्रीज, रशिया, कजाकिस्तान, किन किन कंट्रीज के साथ में समझौते साइन करें, ये भी आप स्टडी करोगे। तो उनसे हमें यूरेनियम तो मिल ही जाएगा, रशिया भी दे देगा एनरिच्ड यूरेनियम, कनाडा भी दे देगा, तो कनाडा के साथ में भी हमारी डील है बाय द वे, ठीक है। तो ये यूरेनियम मिल जाएगा, तो हम अपने रिएक्टर ही बना लेते हैं, आप काहे की परवाह। बाय अबाउट 2025 और सो इंडिया में itself supply enriched uranium from its own enrichment facilities. तो अभी ये यूरेनियम ऐसा नहीं है कि पॉपकॉर्न है, इंस्टेंट पॉपकॉर्न है, एक्ट 2 के एकदम से बन जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा यूरेनियम को मतलब पकने में टाइम लगता है इन लेमेन्स लैंग्वेज। तो 2025 तक अपना हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम अवेलेबल होगा। द गवर्नमेंट्स पुश फॉर 10 IPWRs will secure a position for nuclear power plant not only for application in India but also as a potential exporter. बांग्लादेश को, म्यांमार को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। While our earlier plans of expanding nuclear power have not materialized, the alternative plan suggested now, which envisages building 28 units with total capacity of about 28,000 megawatt in 15 years from now, can still ensure the nuclear power remains an important part of our strategy to minimize carbon emissions. अब दूसरा पॉइंट इसमें देखो, ये कार्बन इमिशंस की बात तो हो गई, हम पेट्रोल डिपेंडेंट हैं, पेट्रोल 100 साल तक चलेगा, और उसके बाद में हमारी ग्रोथ कहाँ से होगी। तो अभी क्या है कि पेट्रोल पे हमारी निर्भरता कम है, और जो ये वैगरीज होती हैं, मतलब 15 सालों के अंदर अंदर कभी तेल 100 बैरल मतलब $100 पर बैरल हो गया, कभी 200 हो जाएगा, फिर तो हमारी ग्रोथ पे तो इसका असर पड़ेगा। उसके चलते अभी से यदि हम प्रिपेयर होने लग रहे हैं, तो 15-20 सालों में हमारा जो मतलब डिपेंडेंस है, एनर्जी डिपेंडेंस, मतलब हम फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एनर्जी की नीड्स के लिए एटलीस्ट। इन द लोकसभाज एम्बिट मैटर ऑफ ट्रिपल तलाक, अब ये छोटा सा आर्टिकल है, द आंसर टू प्रेजेंट द कनंड्रम कैन बी फाउंड इन द रिकॉर्ड्स। अब देखिए ये क्या चल रहा है, पहले पार्ट में छोटा सा ही आर्टिकल है इसमें, ठीक है, जो मैंने आपको वहाँ पे पेज पे दिखाया कि इसमें ये था कि ये कह रहे हैं कि वॉलीबॉल चल रही है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ट्रिपल तलाक के मामले में अगर वो जजमेंट दे देगा अगेंस्ट द मुस्लिम समाज, तो उसकी आलोचना होगी, ठीक है। और गवर्नमेंट चाहती है कि हम भी ये लॉ नहीं एनैक्ट करना चाहते, तो दोनों वॉलीबॉल खेल रहे हैं कि कभी उस तरफ कभी इस तरफ। तो इसका आंसर राइटर क्या कह रहे हैं, द आंसर टू द प्रेजेंट कंफ्यूजन कनंड्रम जो डेडलॉक है कैन बी फाउंड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स फ्रॉम 2 days, मतलब दिसंबर 1 से शुरू हुई, और मतलब दिसंबर 1 को जो डिबेट हुई और दिसंबर 6 1948 में जो डिबेट हुई। तो इसलिए ये लिखा है एज इट इज, आप अपने आंसर में एसे में ये लिख सकते हो। द डिबेट्स फोकस्ड ऑन प्रपोज्ड इंक्लूजन ऑफ न्यू क्लॉज H into Article 19, Clause 1 to make personal law a fundamental right and thereby restrict Parliament's power to regulate and interfere। तो ये क्या कह रहे हैं, डिबेट ये फोकस कर रही थी इसमें, जो डिबेट करी गई दिसंबर 1 और 6 को, कि पर्सनल लॉ को फंडामेंटल राइट का पार्ट बना दो, एंड उसके चलते पार्लियामेंट कोई उस पर कानून नहीं बना पाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे मद्रास से, मोहम्मद इस्माइल साहिब, आर्ग्यूड दैट पर्सनल लॉ इज अ पार्ट ऑफ रिलीजन। ही सेड दैट anything that affects personal law was interference with the religion itself। तो पर्सनल लॉ जो है वो रिलीजन के साथ में हस्तक्षेप हो जाएगा, तो इसके चलते कोई भी लॉ नहीं बनाई जा सकती इस पे। रिप्लाइंग टू दिस BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा, मेड इट क्लियर दैट पार्लियामेंट कुड स्ट्राइक डाउन एनी पर्सनल लॉ विच वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स। तो इन्होंने भी ये कहा, डेमोक्रेसी में मेन रिलीजन क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा जाएगा, पर्सनल लॉ नीचे, ठीक है। ही सेड रिलीजन शुड बी कन्फाइंड टू ओनली certain essential ceremonials and rituals। He also said it is the state which has the power to legislate and remove inequalities
एंड डिस्क्रिमिनेशन प्रेवलेंट इन दी पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटीज। देखो अब ये आप पहले तो इन वर्ड्स पे ध्यान देना, शब्दों पे। इनइक्विटीज का मतलब क्या है, इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, दोनों में जो डिफरेंस होता है उससे अच्छे से समझना और गूगल आउट करना, छोटी वाली पॉकेट डिक्शनरी में मत देखना। एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो इन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये कहा जो स्टेट है, मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है या जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उनको पूरी पूरी पावर है, उनके पास में अथॉरिटी है ये जो इनइक्वालिटीज हैं इन्हें खत्म करने की, जैसे कि ट्रिपल तलाक वाली इनइक्वालिटी है या ऐसे कुछ भी जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं कोई भी रिलीजन में, कोई भी धर्म में, उन्हें खत्म करने का पूरा पूरा हक है पार्लियामेंट को। अब on December 6, 1948, another Constituent Assembly member, Dr. K. Santhanam, said Article 25 of the Constitution is really not so much an article on religious freedom, but an article on which I may call religious toleration. Parliament can encroach into personal law practices and legislate if they are found to be violative of public order, morality and health. He said so. अब देखिए डिफरेंस क्या है, रिलीजियस फ्रीडम यदि हम क्या देते हैं तो वो क्या होगा, खुली छूट है, कुछ भी करो आपको, ठीक है। यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेशन जब हम कहते हैं तो रिलीजियस टॉलरेशन का मतलब ये कि हम आपके रिलीजियस बिलीव्स को टॉलरेट करेंगे। ये मान लो एक कम्युनिटी है ए, ये कम्युनिटी है बी, तो ये जो दीवार है ये टॉलरेशन की दीवार है आर्टिकल 25 की, ठीक है। तो ये तो है, लेकिन अगर हम इसे कह दें कि फ्रीडम है, ये कुछ भी करें, ये अपने इसमें फ्रीडम का मतलब ये है इंटरनली ये कुछ भी करें कम्युनिटी ए अपने रिलीजन में, चाहे वो कोई भी ऐसी प्रैक्टिस हो जो कि वायलेटिव ऑफ इंट्रा कम्युनिटी हो, मतलब इंट्रा कम्युनिटी राइट्स, मेल फीमेल के राइट्स हो गए, या मतलब बच्चों के और बड़ों के राइट्स हो गए, या प्रॉपर्टी के राइट्स हो गए, अंदर कुछ भी करें। अगर हम ये कहते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम है आर्टिकल 25, तो वेरी राइटली डॉक्टर के संतनम ने ये कहा था, ये आर्टिकल 25 को ऐसे नहीं रीड करते कि ये रिलीजियस फ्रीडम देता है, ये रिलीजियस टॉलरेशन का ही इसका फंडा है। मतलब जैसे यहाँ पे सी रिलीजन है कि ये एक दूसरे को टॉलरेट करेंगे, मतलब ये नहीं करेंगे कि जब कोई यहाँ से मतलब कोई एक तबके के एक समुदाय के लोग जा रहे हैं, उनका फेस्टिवल है, तो वो उसमें कुछ भंग डालेंगे कि हमारा ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं है। एक दूसरे को टॉलरेट करके रहेंगे, बस इतनी सी चीज़ है यहाँ पे। ये नहीं है कि इनके अंदर ये कुछ भी करेंगे। आर्टिकल 25 को यदि हम फ्रीडम देखते हैं तो अंदर ट्रिपल तलाक हो या प्रॉपर्टी के राइट्स दिए जाएं या नहीं दिए जाएं, कुछ भी करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें पार्लियामेंट फिर हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ टॉलरेशन के वजह से देखें तो ठीक है, अंदर हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ये सवाल है मतलब एक दूसरे को टॉलरेट करने का, तो ये सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि सोसाइटी एक दूसरे को टॉलरेट करेगी, यदि नहीं करेगी तो पुलिस का डंडा आएगा, तब उसमें हस्तक्षेप स्टेट करेगी। पार्लियामेंट कैन एनक्रोच इनटू पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस, तो क्योंकि ये रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, आपको अपना रिलीजन के नाम पे कुछ भी करने का हक नहीं है, ये सिर्फ ये टॉलरेट कर रहे हैं आपको, चलो ठीक है आप ये कर लो क्योंकि हम भी करेंगे तो आप टॉलरेट कर लेना। अब डिबेट क्या है, शुड हिंदी बी मेड सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसमें आर्टिकल 343 से 351 का जो लक्ष्मीकांत में चैप्टर दे रखा है वो पूरा रिवाइज कर लेना इस कॉन्टेक्स्ट में, जो लोग मतलब थोड़े इससे अवेयर नहीं है। देखो इन्हें याद कैसे करोगे, आर्टिकल 143 किससे डील करता है, लव फॉर, मतलब आर्टिकल 143 लव से डील करता है, ये तो आपको पता ही है। 143 लव फॉर जुडिशरी, 243 लव फॉर पंचायती राज, 343 लव फॉर लैंग्वेज। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो, सिर्फ 343 जहाँ तक 43 वाले आर्टिकल्स का मामला है, बाकी किसी और दिन स्टडी करेंगे। Why Hindi should not be made sole official language? 1. Hindi is not the natural language of majority of states in India. These include Goa, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, ये सब है। These make 20 states of the existing 29 states. ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज नहीं है वहाँ की, ठीक है, वो लोग सीख लेंगे, पैदाइशी नहीं सीखी है उन्होंने, ठीक है। 2 of the remaining states, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, Rajasthan, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh are seen as predominantly Hindi-speaking states, but a closer look at their linguistic composition shows that they all have their own native regional languages with each of them, and Hindi functions there as a shared pan-state language. अब देखो कोई भी लैंग्वेज पैदाइशी तो कोई सीख के नहीं आता, ठीक है, एक मदर लैंग्वेज होती है कि मतलब अपना एक नेटिव लैंग्वेज है, वो नेटिव लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे, साथ साथ हिंदी भी चल रही है। तो ये एक रीज़न है कि मतलब हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल स्टडी करना है ये वाले गाइस, राइट। 3. इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज वैल्यू, तमिलनाडु, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मराठी, ये सब लैंग्वेजेस हैं, हैव अ हिस्टोरिकली लॉन्गर लेगेसी देन हिंदी लैंग्वेज। तो मतलब ये उससे पुरानी लैंग्वेजेस हैं, अगर हिंदी तो हिंदी को ऑफिशियल दर्जा दे रहे हो तो इन्हें क्यों नहीं।
Fourth, the Constitution has imagined India both through commission and omission as a multilingual country and not as a monolingual country. Commission क्या है? देखिए, कहीं कहीं पे तो बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि ये हाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की ये मंशा थी कि हमने इसे मल्टीलिंगुअल कंट्री बनाना है, कहीं कहीं पे ओमिशन के थ्रू. ठीक है. द फैक्ट दैट इट ओरिजिनली डिसाइडेड टू लिस्ट 14 लैंग्वेजेस इन 8 शेड्यूल clearly indicates that unwillingness of the makers of the constitution to tether India to a single language, to any single language. देखो अब ये कमीशन भी है कि 14 लैंग्वेजेस को मतलब रिकॉग्नाइज किया गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्लियरली ये चाहते थे, अनविलिंग थे इसे मतलब एक लैंग्वेज को टाई करने को. ठीक है, कि इंडिया एक लैंग्वेज से चलेगा, तो मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया यहाँ पे, ये उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था. लेकिन बाकी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, वो ओमिशन हो गया यहाँ पे कि उन्होंने ओमिट कर दिया बाकी लैंग्वेजेस को. तो दोनों पहलुओं से ले रहे हैं. इससे पहले कि आप जज्बाती हो जाओ, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इफ एनी वन ग्रुप ट्राइज टू कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स करेगा, तो वो लैंग्वेज शुड नॉट बिकम अ मैटर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन. कम्युनिकेशन का मैटर है, उसे कम्युनिकेशन का ही रहने दो. यदि कोई ऐसे आता है तो उसे ऐसे वर्ड्स को ट्विस्ट करके मैनिपुलेट करके थोड़ा सा अच्छे वे में आप लिख सकते हो. ठीक है, माध्यम ऑफ कम्युनिकेशन है, अब उस पर कॉन्फ्रंटेशन कौन क्यों करना है भाई, काम कर लो अपना, मतलब यही है, सिर्फ इतनी सी चीज है. पार्ट 2, वाई हिंदी शुड और कुड बी मेड ऑफिशियल लैंग्वेज. अब देखो इन्होंने 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड करा था आर्टिकल को. सेंटर व्यू पॉइंट जो था 2 पार्ट्स में, वाई हिंदी शुड नॉट बी मेड अ सोल ऑफिशियल लैंग्वेज एंड देन वाई हिंदी शुड बी मेड अ सोल ऑफिशियल लैंग्वेज. तो दोनों के पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए. बाकी के जो 2 राइटर्स हैं, नो मैटर हाउ सो एवर रिस्पेक्टेबल दे आर, मतलब मैंने उनका वो डिस्कस नहीं करा है यहाँ पे. Yet the claims are not entirely misplaced considering the changing demography within the country and the global situation. When the Indian states, मतलब ये कह रहे हैं claims जो हैं कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, जो चेंजिंग डेमोग्राफी है विद इन द कंट्री एंड द ग्लोबल सिचुएशन, वो ये दर्शाती है कि हाँ हिंदी को बनाया जाना चाहिए. When the Indian states were created as primarily linguistic states, the levels of interstate migration were relatively negligible. अब हमारे यहाँ पे जो माइग्रेशन है, सेंसस 2011 ने क्या कहा है, इंटर कंट्री माइग्रेशन बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे. ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट 7 decades द चेंजिंग लाइवलीहुड पैटर्न्स हैव इंड्यूस्ड लार्ज स्केल इंटरस्टेट माइग्रेशंस. ठीक है, दिस प्रोसेस हैज क्रिएटेड द नीड फॉर लिंग्विस्टिक व्हीकल्स फॉर डिलीवरी ऑफ एजुकेशन, प्रोसेसेस ऑफ गवर्नेंस एंड सिंपली इंटरनल कम्युनिकेशन इन अर्बन हैबिटेट्स. ठीक है, ये जो प्रोसेस है, क्रिएटेड द नीड फॉर लिंग्विस्टिक व्हीकल्स फॉर डिलीवरी, मतलब ये है, सिंपल सा पॉइंट है. इन द गिवन सिचुएशन इफ वन हैड टू चूज वन ऑफ द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, अगर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी अवस्था में एक लैंग्वेज चूज करनी हो, तो हिंदी एक मतलब टॉप रैंकर है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है. इट इज ग्लोबली द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीकर्स. हमारी आबादी बढ़ रही है तो हिंदी भी बढ़ेगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. Over the last 50 years, the number of those who claim English as their mother tongue, not just as a functional language, has increased globally by 16 crore. मतलब मदर टंग कह रहे हैं कि माँ बोली भाषा है इंग्लिश इनकी, फंक्शनल नहीं. फंक्शनल वो है जो हम बोलते हैं आप और मैं. ठीक है, जो अंग्रेज छोड़ के चले गए इंडिया में, वो वाली अंग्रेजी नहीं, मतलब जिनके पैदाइशी मदर टंग लैंग्वेज वो सब. हैज इंक्रीज ग्लोबली बाय 16 करोड़ अगेंस्ट द बेस ऑफ 32 करोड़. हिंदी शोज अ ग्रोथ ऑफ 16 करोड़ अगेंस्ट द बेस ऑफ 28 करोड़. मतलब 28 करोड़ लोग जो इंडिया में हिंदी बोलते हैं, उनके बेस पे 16 करोड़ लोग और मतलब बढ़ गए हैं. लेकिन इंग्लिश के कितने बढ़े हैं, 16 पे 32. तो भले ही बराबर बराबर बढ़ रहे हैं, लेकिन बेस देखो, बेस इफेक्ट जिसे हम कल स्टडी कर रहे थे IIB WPI में, तो वो रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना. यहाँ पे ये चीज़ है, बैलेंसिंग बोथ व्यूज. अब तीसरा पार्ट, इसीलिए मैंने कहा इसे आप खुद पढ़ना, ये आपको ऐसे कैसे लिखना है, ये उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करता है ये राइटर जो राइटअप है यहाँ पे. इफ इंडिया हैड टू पुट अप ओनली वन ऑफ इट्स languages as an international Indian language, Hindi would be a natural choice since it has a small or big presence in nearly 65 countries. However, languages issue are not to be sorted out only in terms of their numerical strength. Had that been the case, Chinese Mandarin would have long back been accepted as the most viable international language. मतलब नंबर्स के चलते अगर हम ये करेंगे तो मैंडरिन, क्योंकि चाइना अभी सबसे पॉपुलेटेड देश है तो उसकी मैंडरिन ये क्वालिफाई करती है. हिंदी अपीयर्स टू बी थ्रेटनिंग मोर देन 60 स्मॉलर लैंग्वेजेस इन द स्टेट सराउंडिंग द हिंदी हार्टलैंड. मतलब 60 स्मॉलर लैंग्वेजेस जो हैं, जो एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस कह लो, वो खत्म हो जाएंगी. Besides, it is made unfortunately a part of political argument. बावजूद इसके कि ये पहले से 60 लैंग्वेजेस खतरे में है, छोटी बड़ी जो लैंग्वेजेस हैं,
अब पॉलिटिकल डिबेट का इसे आर्ग्यूमेंट बना देते हैं दैट सीक्स टू प्रमोट इंडिया एज अ हिंदू राष्ट्र एंड एनाथेमा टू एनी लिबरल माइंडेड सिटीजन वर अ रेफरेंडम ऑफ द लैंग्वेज क्वेश्चन हेल्ड इन इंडिया हिंदी which is not the first language of more than 3/5 of the पॉपुलेशन वुड लूज हैंड्स डाउन। मतलब अगर कोई रेफरेंडम कराया जाए इंडिया में कि क्या हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए तो वो हिंदी हार जाएगी, बावजूद इसके कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। तो उसे नेचुरली डेवलप होने दिया जाए। ऑफिशियली डिक्लेयर करना किसी चीज़ को, मतलब कोई जैसे आप ऑफिशियली डिक्लेयर करते हो मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ूंगा, नेचुरली पढ़ो, फ्लो में पढ़ो, ऐसे पढ़ो आनंद लेते हुए, तो वो अपने आप हो जाएंगे। लेकिन यदि आप उसे इम्पोज करोगे तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो जाएगा इंडिया में। फिर सदर्न स्टेट्स मतलब उस पर आक्रोश आपत्ति व्यक्त करेंगे पार्लियामेंट में, अपनी लेजिस्लेचर्स में, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। इसे नेचुरली डेवलप होने दो, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र को जो प्रमोट करने के लिए हिंदी को माध्यम बनाया जाता है वो नहीं बनाया जाना चाहिए। हिंदी शुड वेट फॉर अनदर सेंचुरी और सो बिफोर सीकिंग द क्लेम if we want to keep India united, and the unity of India is guarded by its diversity, not by its कल्चरल फेंसिंग। तो ये अच्छा सा कैची वर्ड है, कल्चरल फेंसिंग। यदि हम लैंग्वेज की बात करते हैं, क्लोथ्स की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं, कोई क्या खाएगा क्या पहनेगा, तो कल्चरल फेंसिंग हो जाएगी, वो नहीं करना चाहिए। गार्डेड बाय यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी गार्डेड बाय इट्स डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी शुड बी आवर इथोस, और कल्चरल फेंसिंग हमारा इथोस नहीं हो सकता, वरना फिर कंट्री डिवाइड हो जाएगी। तो इसीलिए पहले मैंने कहा था, इससे पहले कि आप जज्बाती हो, ये एंड में सिर्फ ये लिखना है कि लैंग्वेज इज ओनली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट शुड नॉट बी मेड इनटू अ मीन्स फॉर कॉन्फ्रंटेशन। ये था आज का न्यूज़ एनालिसिस गाइस। जो लिंक्स हैं ट्विटर वगैरह के वो वीडियो के नीचे शेयर करे रहते हैं, टेलीग्राम का, यूट्यूब का, फेसबुक का, तो आप उन पे, कोरा का, आप उन पे मुझे पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी मतलब इन केस यू रिक्वायर एनी पर्सनल डाउट है आपका, उसे एड्रेसल उसका चाहते हो तो मेरे को पिंग कर सकते हो। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस टाइम अहेड, गुड बाय। और न्यूज़ एनालिसिस आज पक्का आएगा, थोड़ी देर से आएगा, ठीक है, लेकिन पक्का एनालिसिस मैं कर दूंगा। थैंक यू।